हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी गुरुकुल में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 8 का 5 चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है। जनता बगावत करती है तो क्यों करती है, उनके मन में असंतोष की भावना फैलती है तो क्यों फैलती है। इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपको नीतियां और लोग। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जनता पर, हर वर्ग के लोगों पर, जैसे कि राजाओं के साथ, रानियों, किसानों, जमींदारों के साथ, आदिवासियों के साथ, सिपाहियों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ अलग अलग नियम कानून बनाती है, जिससे उनके मन में क्या होता है, असंतोष की भावना फैल जाती है। राजाओं पर क्या होता है कि सहायक संधि थोप दी जाती है, हड़प नीति लागू कर दी जाती है। आदिवासियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी जो स्वतंत्रता है वो छीन ली जाती है। किसानों पर कई तरह के कर लाद दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हर वर्ग के लोगों के साथ जो अलग अलग तरह की नियम कानून बनाई गई थी, नीतियां बनाई गई थी, इनमें जनता में असंतोष की भावना फैल जाती है। और वो जो भी कानून बनाते थे वो सिर्फ अपने लिए बनाते थे, अपने हित के लिए बनाते थे, उससे जनता का हित कुछ नहीं होता था, जिसके कारण उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। और लोग क्या करते थे, अब इसका विरोध करने के लिए वो तत्पर हो गए थे। अगला पॉइंट है नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी में क्या होता है, 18वीं सदी के मध्य में राजाओं और नवाबों की जो ताकत है वो छीनती चली जाती है, यानी कि उनकी जो ताकत है वो कम होती चली जाती है। उनकी सत्ता सम्मान दोनों ही घटता चला जाता है। बहुत सारे दरबारों में क्या होता है कि रेजिडेंट तैनात कर दिए जाते हैं। अब यह है कि रेजिडेंट क्या है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि रेजिडेंट जो हैं वो कंपनी के व्यवसायिक या राजनीतिक जो हैं प्रतिनिधि होते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं कंपनी के हित के लिए करते हैं और शासक के यानी राजाओं के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण जो भी स्थानीय शासक थे उनकी जो स्वतंत्रता थी वो छीन गई थी। ये सब माहौल जब वहां का हो गया था तो बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे अब वो सोचने लगे कि हमारी अपने हित की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत करना चाहिए। इसी के तहत क्या होता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अब वो चाहती हैं क्या कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। और नाना साहब चाहते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो नाना साहब हैं वो चाहते हैं कि कंपनी से वो आग्रह करते हैं कि पिता को जो पेंशन मिलती है उनकी मृत्यु के बाद वो मिलता रहे। लेकिन झांसी की रानी और नाना साहब जो आग्रह कंपनी से करते हैं उनके निवेदन को ठुकरा दिया जाता है, वो मंजूर नहीं करते हैं। आगे हम देखते हैं कि अवध की रियासत, यहाँ अवध की रियासत है, आवाज नहीं। अवध की रियासत जो है अंग्रेज के कब्जे में आने वाली सबसे आखिरी रियासत है। 1801 में क्या होता है कि अवध पर सहायक संधि थोप दी जाती है। 1856 आते आते अंग्रेज जो है पूरी तरह से अवध को अपने कब्जे में ले लेती है। अब गवर्नर जनरल डलहौजी जो है वो ऐलान कर देते हैं कि रियासत का शासन जो है, यानी कि अवध का जो रियासत है वो ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। इसी कारण शासन को सही ढंग से चलाने के लिए कंपनी जो है इसे अपने कब्जे में ले ली है। डलहौजी जो है वो पूरी तरह से इस बात को जनता के सामने ये लाना नहीं चाहते हैं कि हाँ ये कंपनी द्वारा किया जा रहा है या फिर कंपनी जो कर रही है वो अपने हित के लिए कर रही है। वो जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि इस रियासत को सही ढंग से चलाने के लिए ही अवध को अपने कब्जे में लिया गया है। अब आगे हम देखते हैं, कंपनी जो है मुगलों के शासन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। अब वो सबसे पहले क्या करती है कि सिक्का पर जो मुगल बादशाह का नाम दिया हुआ था उसे हटा देती है। और 1849 में क्या होता है, गवर्नर जनरल डलहौजी वो ऐलान कर देते हैं कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग जो हैं वो फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि बहादुर शाह जफर की आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा।
वो सिर्फ राजकुमार के रूप में ही उन्हें मान्यता दी जाएगी, सिर्फ वो राजकुमार ही रहेंगे। तो इस तरह से हम इस पॉइंट में देखते हैं कि गवर्नर जनरल डलहौजी अलग ऐलान करते हैं और 1856 में कैनिंग भी ऐलान कर देते हैं। अगला पॉइंट है किसान और सिपाही। तो किसान और सिपाही के बीच जो असंतोष की भावना होती है तो क्या होती है, हम देखते हैं कि किसानों में क्या होता है कि भारी भरकम जो लगान ला दिया गया था, कर थोप दी गई थी, उनमें वो परेशान हो गए थे। और साथ ही साथ महाजन से जो वो कर्ज लेते थे तो वो लौटा नहीं पाते थे, और लौटा नहीं पाने के कारण क्या होता था कि उनकी जो जमीन होती थी, उनकी जो संपत्ति होती थी, वो उनके हाथ से निकलती चली जा रही थी। किसानों के साथ क्या होता है, किसानों की जो ये भूमि है, उनकी जो जमीनें हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की जो पुरानी है, वो उनके हाथ से निकलती चली जा रही थी। अब हम देखते हैं कि सिपाहियों के साथ क्या होता है। तो वेतन और भत्ते से वो परेशान थे। उनके साथ जो होता था कि कम वेतन उन्हें दिया जाता था, चाहे उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी उनमें आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जाता था। बहुत सारे लोग जो थे वो समुद्र पार करना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका जो धर्म है, जाति है, भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो कानून बनाया गया कि 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र पार करना पड़ेगा, समुद्र पार करके बर्मा जाना पड़ेगा, आदेश ऐसा मिला था। लेकिन इस हुक्म को मानने से सिपाही जो है इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि जमीन के रास्ते उन्हें ऐतराज नहीं है जाने में, वो जमीन के रास्ते जा सकते हैं, पर वो समुद्र पार नहीं करेंगे। सरकार के इस हुक्म को वो मानने से इनकार कर देते हैं। जब वो मानने से इनकार कर देते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। फिर आगे देखते हैं कि 1856 में क्या होता है। कंपनी ने एक नया कानून बना दिया। वो कहती है कि जिस भी लोग को सिपाही में भर्ती होना है, तो उस कानून के तहत साफ साफ कह दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार करना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं सुधारों की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को अब लगता है क्या कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए या फिर विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया। तो सती प्रथा को जो रोके थे वो विलियम बेंटिक के द्वारा, और विधवा विवाह गवर्नर जनरल कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। 1850 में क्या होता है, एक नया कानून बनाया गया जिसके तहत क्या कि ईसाई धर्म को, अंग्रेजों का नियम क्या था कि वो किसी भी तरह से लोगों को ईसाई धर्म मानने के लिए विवश कर रहे थे। इस कानून के तहत क्या था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो वो पुरखों की जो उसकी संपत्ति है उस पर उसका पूरा अधिकार रहेगा पहले जैसा ही। लेकिन अगर वो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं तो फिर उनकी जो ये संपत्ति है उन्हें नहीं मिलेगी। तो भारतीयों को यकीन हो जाता है, लोगों को यह यकीन हो जाता है कि अंग्रेज जो है उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं। उनका जो सामाजिक रीति रिवाज है, परंपरा है, उसकी जीवन शैली को पूरी तरह से ये नष्ट करना चाहते थे। तो ये भी एक कारण था विद्रोह का। आगे हम देखते हैं जनता की नजर से। अब अंग्रेज जो ये उनका जो राज शासन करने का जो तरीका था, वो जो नियम कानून बना रहे थे, तो लोग उनके बारे में, अंग्रेज की शासन के बारे में जनता, लोग क्या सोचती है, इसके विषय में अभी हम देखेंगे। 84 नियमों की सूची। तो यहाँ हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले हैं ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे। उनके द्वारा लिखा गया है पुस्तक जिसका नाम है माझा प्रवास। इसमें विष्णु भट्ट और उनके जो चाचा हैं मथुरा में आयोजित किया जा रहा था यज्ञ, उसमें ये लिखते हैं विष्णु भट्ट कि रास्ते में उनकी मुलाकात जो है सिपाही से हो जाती है। अब विष्णु भट्ट और सिपाही के बीच क्या बातचीत होता है, इससे संबंध आगे का जो पॉइंट है, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यहाँ हम देखते हैं कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, ये बहुत ज्यादा उग्र था। इस क्रांति में लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष की भावना फैली हुई थी। और ये जो विद्रोह शुरू हुआ था तो कहाँ से शुरू हुआ था, ये मेरठ से शुरू हुआ था।
लोगों का ये भी मानना था कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ ये दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष माना जाता है। तो किस विद्रोह को 1857 की क्रांति को माना जाता है। आगे का जो पॉइंट है मेरठ से दिल्ली तक, यहाँ हम देखते हैं कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है। तो मंगल पांडे को जो फांसी की सजा दी जाती है तो क्यों दी जाती है? क्योंकि इन पर यह आरोप लगाया गया था कि बैरकपुर में वो अपने अफसरों पर हमला किए थे। अपने बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला के कारण उन पर आरोप लगाया गया था, इसी कारण उन्हें जो फांसी की सजा दी गई थी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फिर मेरठ में क्या होता है कि तैनात कुछ सिपाही जो हैं, जो ट्रेनिंग लेने से यानी फौजी जो अभ्यास करते हैं वो करने से इनकार कर देते हैं। जब वो इनकार कर देते हैं तो क्यों इनकार करते हैं? तो सिपाहियों को ऐसा लगता है कि उन्हें जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है कारतूस का, उस पर कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण उनका क्या है, धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएंगे। इसी स्थिति में 85 जो सिपाही हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो जो है अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। इसके कारण उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। ये जो घटना हुई थी कब हुई थी? तो 9 मई को हुई थी। आगे हम देखते हैं कि मेरठ में तैनात जो और भी जो भारतीय सिपाही थे उनकी जो प्रतिक्रिया थी और भी ज्यादा उग्र थी, और भी ज्यादा असंतोष थी, और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। ये जो 10 मई को क्या होता है कि सिपाही क्या करते हैं कि मेरठ की जेल पर धावा बोल देते हैं, और वहां पर जो भी सिपाही बंद थे, कैद थे, उन्हें आजाद करा दिया जाता है। अंग्रेज जो अफसर है उन पर हमला बोल देते हैं, उन्हें मार डालते हैं, उनका जो हथियार था, बंदूक था, उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। अंग्रेजों की जो इमारत है, संपत्ति है, उसमें आग लगा दिया जाता है, और ये ऐलान कर दिया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ, फिरंगी के खिलाफ, कि अब उन्हें देश से यानी भारत से जाना होगा, अंग्रेजों का शासन खत्म करना होगा। अब ये जितने भी विद्रोही हैं, जो भी सैनिक हैं, अब वो इस बात को ठान लेते हैं कि भारत से फिरंगियों को हटाना है। अब यहाँ है कि फिरंगी जो ये वर्ड है ये क्या है? फिरंगी जो है ये विदेशी वर्ड है, विदेशी शब्द है, इसमें अपमान का भाव आता है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, तभी मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू।